Laws of return. If the quantity of one or more factors of production are kept constant, जब आप लेबर और कैपिटल के अलावा बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, while the quantities of other factors means labor and capital are gradually increase, जब इन टू फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, बाकी को क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है. इन द रिजल्ट टू अ सर्टेन पॉइंट मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज कांस्टेंट एंड फाइनली डिक्लाइन. तो उसके बेस पे क्या होगा, आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन एक वक्त इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट हो जाएगी और फाइनली डिक्लाइन हो जाएगी. ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं. वो जो मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज होगी उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. इंक्रीज का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न. क्या आपका जो रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, ये उसका नाम ही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. इंक्रीज रिटर्न जब होगा जब कॉस्ट डिमिनिशिंग होगी, कम होगी. कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना. वो जो कांस्टेंट है उसका मतलब, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. कांस्टेंट रिटर्न जब होगा जब आपकी कॉस्ट जो है कांस्टेंट है. पहले एक प्रोडक्ट आप बना रहे थे, उसकी जो कॉस्ट आ रही थी 1000 थी, 1200 का आप सेल कर रहे थे. अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात नहीं करें तो 200 आपका प्रॉफिट हो गया बस. 1200 कॉस्ट, सॉरी 1000 कॉस्ट है और 1200 का आप सेल कर रहे हैं तो 200 का आपका प्रॉफिट हो गया. ठीक है, तो कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट रिटर्न होगा. यही चलता जा रहा है स्ट्रेट लाइन. लॉ ऑफ इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा. When land, labor, capital, and organization are combined together in various proportions, three different situations arise. These situations are given the name of laws of return. These are three laws of return. They are first law of increased return or of diminishing cost, second law of constant return or law of constant cost, third law of diminishing return or law of increased cost. ठीक है, तो इस शॉर्ट रन में आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन में जो बताया आपको कि आपका टाइम कम होता है तो आप टू वेरिएबल्स को, टू फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी टू फैक्टर्स को यानी लेबर और कैपिटल को जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में इजीली आप इंक्रीज कर सकते हैं उसको आप इंक्रीज करते हैं. उसकी बेस पर हमारे पास थ्री कंडीशंस होती हैं, या तो इंक्रीज रिटर्न होगा, या कांस्टेंट रिटर्न होगा, या डिमिनिशिंग रिटर्न होगा. अब देखिए ग्राफ मैंने यहाँ बनाया और लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था. ये देखिए, ये लेबर और कैपिटल. अभी हमने बताया आपको कि शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है, शॉर्ट टाइम पीरियड में लेबर और कैपिटल इनको आप चेंज करेंगे, बाकी अदर फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है. ठीक है, वन लेबर लगाई, उसने कितनी प्रोडक्शन की है, 5. ये टोटल लगा लें 5 की. सेकंड लेबर आई, सेकंड लेबर ने 10 की, तो टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई. यानी एमपी हमने डिस्कस किया, मार्जिनल का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल. टोटल में 5, सेकंड ने 10 की तो 15 हो गई, थर्ड वाले ने 15 प्रोडक्शन की तो टोटल 30 प्रोडक्शन हो गई. और एमपी का मतलब होता है इसका डिफरेंस निकालने. 5 5 और 10, 5 और 15 का डिफरेंस 10, 15 और 30 का डिफरेंस 15, 30 और 50 का डिफरेंस 20, 50 और 70 का डिफरेंस 20. ठीक है, तो आप जस्ट एमपी को देखें कि जब फर्स्ट लेबर आई तो उसने 5 की प्रोडक्शन की, सेकंड लेबर आई तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, थर्ड लेबर लगी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, फोर्थ लेबर कैपिटल लगाया प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई. अब जब लेबर और आप कैपिटल लगा रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या कांस्टेंट हो गई, फिर एक वक्त पे आके कांस्टेंट हो गई.
नंबर 6 लेबर कैपिटल लगाया, आपकी प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई, कांस्टेंट होगी। अब क्या हो रहा है, एक वक्त को इंक्रीज होने के बाद वो कांस्टेंट होगी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज होंगे उसकी बेस पर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, डिक्लाइन हो गई थी। ये चीज़ हमने अभी स्लाइड के अंदर पीछे पढ़ी है कि इन द रिजल्ट टू अ सर्टेन पॉइंट मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज, देन कांस्टेंट एंड फाइनली डिक्लाइन। वही काम यहाँ पर हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रही है, देन कांस्टेंट हो रही है, देन डिक्लाइन हो रही है। अभी जस्ट आप लेबर और एमपी को देखें, यूनिट और एमपी, ठीक है, इन दोनों की बेस पर हमने ये ग्राफ बना दिया। क्या हो रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा, ये लेबर और कैपिटल कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे आपने रखा एमपी, ये एमपी हो गया। फर्स्ट पे कितने पॉइंट है, 5, तो आपने फर्स्ट पे यहाँ पे भी लिखा आपने 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, यहाँ तक आपने काउंटिंग कर दी। अब ग्राफ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 20 आ रही है, तो हम कितने का डिफरेंस ले रहे हैं, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 50 इन और 20, ठीक है। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद आपने फर्स्ट पे लगाया 5, एमपी और लेबर को देखिए बस, 1 पे 5, सेकंड पे कितना है 10, सेकंड पे 10, थर्ड पे 15, थर्ड पे 15, फिर फोर्थ पे आपका 20, फिर फिफ्थ पे आपका 20, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में रखें, ग्राफ ने सैंपल के लिए बनाया हुआ है, समझाने के लिए, वरना इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ग्राफ, ठीक है, बनेगा ऐसी ग्राफ। फिर 6 पे आपने रखना है 20, 7 पे 15, 8 पे 10 और 9 पे 5। जब ये पॉइंट्स लगा देंगे तो लाइंस एक इंक्रीज होगी, देन ऐसे कांस्टेंट बनेगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट इंक्रीज रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो लास्ट टाइम थोड़ा सा ग्राफ में इशू हो रहा था, मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए, कि आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे लेबर कैपिटल, ठीक है, पॉइंट्स रखेंगे 9 तक, और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे एमपी। क्या पॉइंट लेंगे, 5 10 15 20, बस। अब जब आप पॉइंट लगाना शुरू करेंगे तो ये ग्राफ आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एमसी। हमने डिस्कस किया था जैसे जैसे एमपी जब इंक्रीज होगा, एमपी जब इंक्रीज होगा जब आपकी एमसी डिक्लाइन होगी, डिमिनिशिंग कॉस्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया था पीछे, ये देखिए लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। इंक्रीज रिटर्न का मतलब है डिमिनिशिंग कॉस्ट, इंक्रीज रिटर्न हो रही है तो डिमिनिशिंग कॉस्ट हो रही है, यहाँ तक ये बना भाई। देखिए ये आपको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि इंक्रीज रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। इंक्रीज रिटर्न हो रहा है यानी एमपी इंक्रीज हो रहा है, और एमसी डिक्लाइन हो रही है। सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट। ये रिटर्न कांस्टेंट है तो आपकी कॉस्ट भी कांस्टेंट है। डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट, ये डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है। तो एमसी का कर्व किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने एमपी का बनाया है, टीपी का नहीं बनेगा, ठीक है, एमपी एमसी बस। एमसी का कर्व किस तरह बनेगा, आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया 9 तक लेबर और कैपिटल, या आपने 9 तक लेबर कैपिटल ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने ले लिया एमसी। अब आपने पॉइंट लगाने शुरू किए, फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे 20, सेकंड पे 15, ठीक है। ये ग्राफ भी इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सैंपल बना हुआ है।
20, 15, 10 और फिर 5 ऐसे आएगा, फिर 5 और 5, उसका 10 और 15 और 20। तो ये इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, और ऊपर वाले क्या था, ये वो था मार्जिनल प्रॉफिट, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन। वो मार्जिनल प्रोडक्शन और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपके सामने बन। ग्राफ में कोई इशू तो नहीं, किसी को क्लियर हो गया ग्राफ? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, इजी। ठीक, अच्छा लॉज ऑफ रिटर्न तो क्लियर हो गया। हमने क्या डिस्कस किया, लॉज ऑफ रिटर्न जो है वो शॉर्ट रन आपका जो है टाइम पीरियड में हम उसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी करते हैं, कुछ को फिक्स करते हैं, उसकी बेस पर हमारा जो क्या कहते हैं रिटर्न है MP है वो इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट एंड फाइनली डिक्लाइन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी शॉर्ट रन के अंदर आता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास शॉर्ट रन में टू कॉन्सेप्ट आते हैं, वीडियो में देख लीजिएगा आप जाके। टू कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट आता है लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट टाइम पीरियड में, सेकंड भी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसको देखते हैं। शॉर्ट रन में सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मार्शल एंड हिज फॉलोअर्स वर टू ऑफ व्यू that the law of diminishing return applies to agriculture and the law of increased return and law of constant returns to industry। मार्शल उसके फॉलोअर्स बोलते हैं कि ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, ये एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है ज्यादातर, और वो जो इंक्रीज रिटर्न कांस्टेंट रिटर्न है वो इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है। उसकी रीजन ये बताई इन्होंने कि ये जो आपका एग्रीकल्चर है इसका नेचर से डायरेक्ट जो है लिंक होता है। इसको इस तरह कह लें आप कि एग्रीकल्चर पे अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो अप्लाई ना हो तो एग्रीकल्चर जो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अगर बारिश सही ना हो, इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, बारिश हो ना हो, ठीक है, इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर एग्रीकल्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी, यानी फसल तबाह हो जाएगी अगर बारिश ना हुई। सेकंड, उसको चाहिए लाइट, यानी धूप चाहिए, कि मुख्तलिफ फसलें होती हैं जिनको इतना टेम्परेचर में वो क्या कहते हैं उनकी कल्टीवेशन होती है, फिर ग्रोथ करती हैं, तो उतनी उनको अगर वो नहीं मिलती ना तो फिर वो उनकी कल्टीवेशन नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं होगी। आपने अगर आपने उगा भी दी वो चीज़ तो ग्रोथ नहीं होगी उसमें। तो एग्रीकल्चर, बारिश, धूप, ठीक है, फिर ज़मीन के अपने इश्यूज होते हैं, कोई डिजीज़ लगी हुई है उसको ज़मीन को, या बैरन है यानी बंजर ज़मीन है, ठीक है, या फिर सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है, जलजला आ जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एग्रीकल्चर पे इनका बहुत इम्पैक्ट होता है। मगर तमाम चीज़ों का, इसमें से ज़्यादातर चीज़ों का बल्कि इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे नहीं होता। हम बात करें प्योर इंडस्ट्री यानी आयरन इंडस्ट्री की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, बारिश हो ना हो इंडस्ट्री काम करेगी, उसको लाइट, सर्दी, गर्मी, ठीक है, और ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो इंडस्ट्री चलेगी, उसको क्या, उसने कोई कल्टीवेशन थोड़ी करनी होती। तो इन तमाम चीज़ों का लिंक जो ना डिमिनिशिंग एग्रीकल्चर से ज़्यादा होता है। इसलिए मार्शल और उसके फॉलोअर्स के मुताबिक ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है, और इन चीज़ों का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो इंक्रीज और कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई करते हैं। ठीक, आफ्टर मार्शल इट वाज reorganized that there are not three laws of production, rather it is only one general law of production which has three phases. This law was given the name of the law of variable proportions.
अच्छा, उसके बाद ये भी डिसाइड किया गया कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सॉरी, ये जो हमारे पास थ्री फेजेस हैं, ये थ्री नहीं है, ये एक, यानी एक वो है, पूरा कॉन्सेप्ट है। थ्री लॉज नहीं है अलग अलग, जैसे कि लॉज ऑफ इंक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ये थ्री लॉज नहीं है, एक ही लॉ है, उसके थ्री फेजेस हैं। अभी हमने पीछे का डिस्कस किया, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, तो थ्री लॉज हैं वो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इसके थ्री लॉज नहीं है, एक लॉ है और उसी के थ्री फेजेस हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट्स that as the quantity of one factors is increased, kept the other factor fixed। यानी अगर लेबर को इंक्रीज करते हैं आप और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, द मार्जिनल आउटपुट ऑफ दैट फैक्टर्स विल इवेंचुअली डिक्लाइन, यानी एक वक्त इंक्रीज होने के बाद डिक्लाइन हो जाएगी। बिल्कुल वही बात हो रही है। एक डिफरेंस ये है इसमें और उसमें, लॉ ऑफ रिटर्न में, लॉज ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, कि लॉ ऑफ इंक्रीज कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न में जो बीच में गैप आता है, कांस्टेंट रिटर्न की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपने लेबर लगाई तो आपकी कांस्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, सेकंड लेबर लगाई फिर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, थर्ड लगाई आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब आप फोर्थ भी लगा रहे हैं कांस्टेंट, फाइव भी लगा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें, आपने फोर लगाई कांस्टेंट, फाइव लगाई कांस्टेंट, सिक्स लगाई कांस्टेंट, यानी यहाँ तक कि आपकी लेबर जो है, सॉरी, प्रोडक्शन कांस्टेंट है, मिनिमम फाइव और सिक्स पे आपकी लेबर एमपी में कोई चेंज नहीं आया। और अगर आप सेवन भी लगा के कांस्टेंट करते ठीक है, तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताया गया कि ऐसा नहीं है कि जब आपको पता है कि आप लेबर लगा रहे हैं उसके बावजूद आपकी प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, फॉरेन डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। लॉज ऑफ रिटर्न में क्या बताया गया, पहले इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट रहेगी एक टाइम तक, फिर डिक्लाइन होगी। वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया है, नहीं ऐसा नहीं होगा, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट और फॉरेन डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, टाइम तक कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, माइनर से इसमें एक डिफरेंस और है। तो पहला डिफरेंस क्या था कि थ्री लॉज नहीं है, एक ही लॉ है, थ्री फेजेस हैं, और रिटर्न में थ्री लॉज हैं और थ्री फेजेस हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया, वन लॉ है और थ्री फेजेस हैं। सेकंड क्या बताया गया, सेकंड डिफरेंस ये है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉज ऑफ रिटर्न के अंदर जो है वो कांस्टेंट, एक टाइम तक कांस्टेंट रहेगी आपकी प्रोडक्शन, फिर डिक्लाइन होगी। इसमें बताया गया नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इंक्रीज होगी और फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगी, डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगी उसकी। ठीक है, अभी ग्राफ देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। assumptions of the law, the law assume the following: the state of technology is assumed to be constant। इसमें फर्स्ट एजम्पशन ये है, कंडीशन ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर डिक्लाइन टेक्नोलॉजी बेस पर होगा। अभी हम ये बोल रहे हैं, जब आप एक के बाद एक लेबर लगाएंगे तो आपकी जो क्या कहते हैं एमपी है वो इंक्रीज होगी और फिर वो डिक्लाइन हो जाएगी। लेबर इंक्रीज हो जा रही है यहाँ पे, लेबर चेंज नहीं हो रही है, लेबर कांस्टेंट नहीं, लेबर इंक्रीज कर रहे हैं आप, उसकी बेस पर बताया गया कि इंक्रीज होगी और फिर डिक्लाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, उसकी बेस पर भी आपकी एमपी चेंज हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकंड है, देयर मस्ट बी सम पॉइंट, सम इनपुट्स हुज क्वांटिटीज केप्ट फिक्स्ड। कुछ इसमें कुछ इनपुट्स ऐसे होने चाहिए, इनपुट्स जिसकी क्वांटिटी आपने फिक्स्ड रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, लैंड और ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी फिक्स्ड होगी। द लॉ इज बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ varying the proportions in which the various factors can be combined to produce a product। आपने इसमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कॉम्बिनेशन क्या,
कि भी आपने बोला कि हम लेबर और लैंड और ऑर्गेनाइजेशन हमने जो फिक्स कर लिया है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप कैपिटल एंड लेबर का, उसको इंक्रीज करके आप अपनी प्रोडक्शन का इंक्रीज और डिक्लाइन कर रहे हैं। तो थ्री कंडीशंस क्या बताई गई हैं? फर्स्ट, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। सेकंड, इनपुट्स, उसमें से आपने टू इनपुट्स को फिक्स्ड और बाकी को वेरी करना है। थर्ड में कि कॉम्बिनेशन बनाना है, वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे? लैंड और ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड होगी, कैपिटल लेबर चेंज होंगे। ये थ्री कंडीशंस आपको पहले क्लियर कर दी गई हैं। एजम्पशन, ये किसकी एजम्पशन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ये बना हुआ आपका थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा है? नंबर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी यूनिट्स है। ठीक है, ये लैंड की अमाउंट है हमने फिक्स रखी हुई है 10 एकड़ है समझे, फिक्स्ड ना, इसमें तो चेंजिंग नहीं है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेबर इंक्रीज किया आपने, तो सबसे पहले लेबर और टीपी को देखें। लेबर और टीपी में क्या बताया गया? आपकी लेबर इंक्रीज हो रही है, लेबर हो गई 1, आपकी टीपी टोटल प्रोडक्शन है 20, फिर आपकी लेबर हो गई 2, टोटल प्रोडक्शन हो गई 50, लेबर हो गई 3, आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 90। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप? जब ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पे तो यूनिट्स ऑफ लेबर रखेंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? एक्स पे आपने यूनिट्स ऑफ लेबर रखे, वाई पे आपने टीपी रखा, टोटल प्रोडक्शन। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 150। ठीक है, तो आपने डिफरेंस ले लिया 20 का डिफरेंस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140, 160। ठीक है, आपने वाई एक्सिस पे ये 160 तक ले लिया, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखा है? 1 से 8 तक। अब आपने पॉइंट लगाने शुरू किए। फर्स्ट पे कितना है? 20, सेकंड पे 50, 3 पे 90, 4 पे 120, 5 पे 140। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है, वहां पे टीपी इंक्रीज हो रही है। जब आप बनाएंगे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है। ये अभी क्लास एंड होने के बाद जो है, ये आपने मुझे बना के और सबमिट कराना होगा। मैं भी आपको क्लासरूम में ही होमवर्क दूंगा अभी। सेकंड देखिए, ये तो हो गया टीपी, इधर मामला खत्म हो गया। सेकंड पे आ जाए। सेकंड पे आप क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस पे रखेंगे लेबर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ये आ गया, यहाँ पे 8 तक आ जाएगा, यूनिट्स हो गए। और वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे? एपी और एमपी, यानी एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। एपी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एपी में? 20 नहीं 30 आ रही है, और मार्जिनल प्रोडक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी 40 आ रही है। ठीक है, तो 40 मैक्सिमम वैल्यू, इधर आप 40 तक लेके जाएंगे। आप क्या करें? 5 का डिफरेंस ले लें, 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, और पॉइंट्स लगाना शुरू करेंगे, इस तरह के दो कर्व आपके सामने बन जाएंगे। इससे पहले हम तकरीबन 10 to 15 ग्राफ बना चुके हैं, ये 10 के करीब ग्राफ बना चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ जो है किस तरह उसके पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, किस तरह लगाते हैं पॉइंट, और फिर उसको ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बनाइएगा, और ना नहीं क्लियर हुआ तो उसको फिर हम पूरा ग्राफ बना के समझा देंगे, हमें कोशिश करेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम,
देखिए बना के समझाने के लिए मैंने अभी आपको जो पॉइंट्स बताए उसके बेस पे आप बनाना तो शुरू करें। क्लास के बाद बनाइएगा, मुझे दिखाइएगा क्या बनता है। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर लेनी है, जिस तरह आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में यूनिट्स ऑफ लेबर ली थी, यूनिट्स लिए थे। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपको टीपी लेना है, जस्ट टीपी लेना है, टोटल प्रोडक्शन एरिया। फिर उसकी बेस पे ग्राफ बनेगा। फर्स्ट पे 20, टू पे 50, थ्री पे 90, फोर पे 120। ठीक है, इस तरह बनेगा ये। कीजिएगा, वरना तो मैं इसको फिर बना के इसकी वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा एक। मगर जो बताया पहले कोशिश तो करें ना। एक्स पे रखें यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई पे रखें टीपी। पॉइंट इस तरह लगाते हैं, पॉइंट इस तरह लगेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 150, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। उसके पॉइंट्स लगा के ज्वाइन करेंगे, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ग्राफ बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हाँ कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा, आप वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, मगर कोशिश करेंगे, समझे, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप क्लास के बाद जो है मुझे सबमिट कराएंगे। क्लास के बाद आपको 1 घंटे का टाइम दे देंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे में फिर सबमिट करा दीजिएगा। दूसरी क्लास है तो फिर ऐसा कीजिएगा, मगरिब के बाद सबमिट करा दिएगा, मसला नहीं। ठीक है ना, अफ्तार के बाद फिर आराम से सबमिट करा दिएगा। मैं टाइम उसमें मेंशन कर दूंगा, फिर अफ्तार के बाद का टाइम मेंशन कर दूंगा उसमें। यहाँ तक शुरू से आपके पीडीएफ मौजूद है, उसमें देखने की कोशिश, क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें आप, ताकि मैं उसको एक मरतबा और देख लूँ। जी जी, मैं देख रहा हूँ, आपका मैसेज देख रहा हूँ। ठीक है, 12 बजे तक रख लेंगे, और कुछ। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, माइनर सा डिफरेंस था एक, कि प्रोडक्शन के लिए आपको टेंजिबल
कुछ प्रोडक्ट चाहिए होती है, यानी टेंजिबल कुछ चाहिए आपको। जैसे कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए एक मशीन होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल है, मशीन है, लेबर है, टूल्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑयल है, ठीक है, और तमाम प्रोडक्ट की बेस पर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं टेंजिबल। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टेंजिबल में आती है। प्रोडक्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। प्रोडक्शन के अंदर जैसे कि मैं अभी आपको जो सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ इस वक्त, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त। तो अगर मैं आपके सामने क्लास में आपको लेक्चर दे रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं प्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए मशीन की, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए मुझे, मशीन और लेबर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो मेरी जो प्रोडक्शन है वो इंटेंजिबल है। मेन डिफरेंस यही था बस। मैन्युफैक्चरिंग टेंजिबल में आती है, प्रोडक्शन इंटेंजिबल में आती है। मैन्युफैक्चरिंग में टूल्स और मशीन और प्लांट और ग्रीस और ऑयल ये चाहिए, प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। माइनर से दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। मैन्युफैक्चरिंग में सुटेबल का मतलब होता है पहले कोई चीज बनाते हैं जो सुटेबल होगी आपकी, वो चीज बनाते हैं सुटेबल हो, मगर वो पहले बनेगी वो चीज। पहले आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उसके बाद वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जो मार्केट के लिए सुटेबल। मगर प्रोडक्शन में आप डायरेक्ट जो लेक्चर दे रहे होते हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा होता है। मैं यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। बस माइनर डिफरेंस इस तरह कह लें, वो चीज पहले बनेगी फिर यूटिलिटी देगी। प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट यूटिलिटी क्रिएट हो रही होती है।